A warm welcome to all my dear children. बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बैलेंस शीट का इक्विटी और लायबिलिटीज़ पढ़ाया था और अब हमारा बचा हुआ बैलेंस शीट है एसेट, और इस वीडियो में मैं आपको एसेट सिखाऊंगी। एसेट बहुत ही आसान है, कैलकुलेशंस भी आपको बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, जैसे आप पार्टनरशिप में बनाते थे, मोर और लेस एसेट बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा नॉन करेंट और करेंट को ध्यान से हमें देखकर करना है। तो शुरू करते हैं हम अपने एसेट के साथ। एसेट में दो ही क्राइटेरिया हैं, एक है आपका नॉन करंट एसेट और एक है आपका करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में जो हमारा पहला पॉइंट है वो है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट। बेटा ये पहले अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो ये नॉन करंट एसेट के नाम से आता था, अब इसका नाम बदल चुका है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, ये पूरा एक ही हेडिंग है। ए पॉइंट ए में है आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो पहले ये टैंजिबल एसेट्स, ये देखो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये टैंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो जो ए में हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया दे रखा है वो है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसमें आपके फर्नीचर, मशीनरी, ये सब आपके प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स में आपके सारे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, ये सब आपके इनटैंजिबल एसेट्स में आते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई लाइसेंस है, फ्रेंचाइजी आपने ली है, तो वो सब आपके राइट्स होते हैं, तो वो इनटैंजिबल एसेट्स में आते हैं। फिर है आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे कि आप कुछ कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, लेकिन वो बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई है, तो हम उसको बिल्डिंग नहीं लिख सकते, हम उसे लिखेंगे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, और वो आ जाएगी हमारे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। इसके बाद आते हैं इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अगर आपने किसी राइट के लिए अप्लाई किया हुआ है और अभी तक वो राइट आपको मिला नहीं है, तो इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसी में आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपने लिखा है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपने लिखा मशीनरी, तो मशीनरी में अगर कोई एडिशन हुआ है तो आप ऐसे लिखेंगे उसमें मशीनरी एड परचेज्ड। ठीक है, या लेस सोल्ड, मेन परचेजेस ज्यादा जरूरी होता है लिखना। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद आप लिखोगे लेस डिडक्शंस, जिसमें आप प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करोगे। ठीक है, फिर जो अमाउंट आएगा वो आप लिखोगे मशीनरी में यहाँ पर। तो ये आपका नोट्स का काम होगा। नोट्स में ज्यादातर आपके मशीनरी लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये आएगा। ठीक है, तो आपके नोट्स में जो भी अमाउंट आएगा आप यहाँ पर लिख दोगे ऐड कर कर। अब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में हो सकता हो आपके पास 2 से 3 हो, एक बिल्डिंग भी हो, एक मशीनरी भी हो, एक कंप्यूटर भी आपके पास, ऑफिस इक्विपमेंट में कंप्यूटर भी हो, तो आप तीनों का अमाउंट ऐसे ही लिखोगे। फर्स्ट मशीनरी, सेकेंड फर्नीचर, थर्ड ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, तीनों का अमाउंट लिखकर फिर जो सम टोटल होगा, जो उसका अमाउंट आएगा, सम टोटल होगा, वो आप यहाँ पर बाहर लिखोगे। ठीक है, इसी तरीके से आप हर एक पॉइंट में करेंगे। अब आ जाता है आपका बी पॉइंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बहुत ही कॉमन पॉइंट है जो बच्चे छोड़ देते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट लेस देन 12 मंथ का होगा तो वो करंट इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट मोर देन 12 मंथ्स का होगा तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा। आप इन्वेस्टमेंट किसी और के शेयर्स भी खरीद सकते हैं, किसी और के डिबेंचर्स भी खरीद सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। तो जब कंपनी खरीदती है उसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, कंपनी के बॉन्ड अगर कोई खरीदेगा तो वो तो लायबिलिटी में जाएगा, लेकिन जब कंपनी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदेगी या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदेगी तो वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पॉइंट है जो जनरली बच्चों से गलती हो जाती है या छूट जाता है लिखना। इसके बाद आ जाते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। आपने पिछले वीडियो में देखा था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जब अकाउंटिंग प्रॉफिट इज मोर देन टैक्सेबल, अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम, तो बनता था मेरा
लाइबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। लेकिन जब अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम तो हमारा बनेगा एसेट, डिफर्ड टैक्स एसेट। अगेन कोई भी कैलकुलेशन इसमें नहीं होगा, डायरेक्टली आपको अमाउंट अगर गिवन होगा तो आप यहाँ लिख देंगे। जनरली बहुत ही अनकॉमन है क्वेश्चंस में आना। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने किसी एम्प्लॉय को लोन दिया है, लॉन्ग टर्म है, तो वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी आपने लोन्स एंड एडवांसेस किसी और को दिए हैं पर वो मोर देन 12 मंथ्स के हैं तो वो यहाँ पर चले जाएंगे। इसके बाद आ जाता है आपका अदर नॉन करंट एसेट। अदर नॉन करंट एसेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अदर नॉन करंट एसेट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बहुत ही कॉमन है। आपने कोई अकाउंट खुलवाया उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है, या आपने कोई कनेक्शन लिया है उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। तो ये भी आपके नॉन करंट एसेट है, अदर नॉन करंट एसेट है, क्योंकि ये बाकी किसी क्राइटेरिया में नहीं जा सकते, इसीलिए हम इसे अदर में डालेंगे। अदर नॉन करंट एसेट में सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एनीथिंग विच इज़ मोर देन 12 मंथ वो ही आप नॉन करंट में डालेंगे। अब आ जाते हैं करंट एसेट में। करंट एसेट में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर मोर देन 12 मंथ, तो लेस देन 12 मंथ के आपके आ जाएंगे करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी बोलते हैं। तो करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी इसी में आता है, ठीक है। ये मैं आपको लिख दे रही हूँ, ये वर्ड्स आप याद रखिएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक है आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये दोनों ही करंट इन्वेस्टमेंट्स में जाते हैं। अब आ जाते हैं इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आपका स्टॉक इन ट्रेड था, बहुत ही कॉमन वर्ड है स्टॉक इन ट्रेड। इसी तरीके से स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये सब इन्वेंट्रीज में जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्वेंट्रीज में जनरली बच्चे भूल जाते हैं या नहीं लिखते हैं या गलत लिख देते हैं, वो है लूज टूल्स। लूज टूल्स, ठीक है, तो लूज टूल्स आपके इन्वेंट्री में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। इसके अलावा स्टॉक इन ट्रेड तो बहुत ही कॉमन है, ये आप वैसे भी याद रखते हैं जनरली। स्टॉक इन ट्रेड आपकी इन्वेंट्रीज ही होती हैं, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री है। वर्क इन प्रोग्रेस वो भी आपके इन्वेंट्रीज में आता है, वर्क इन प्रोग्रेस। ध्यान रखिएगा बेटा, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो यहां जा रहा है, कैपिटल रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट वो यहां जा रहा है। ये वर्क इन प्रोग्रेस आपके ऑपरेटिंग साइकिल में जो वर्क इन प्रोग्रेस आता था, यानी रॉ मटेरियल को जब आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो वाला वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्रीज में जाता है। तो ये बहुत कॉमन है, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स और स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, ये इन्वेंट्रीज में आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आ जाते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल्स में। जैसा कि मैंने आपको ट्रेड पेबल्स में बताया था, ट्रेड रिसीवेबल में भी दो चीज़ें आती हैं, एक है आपके डेटर्स और एक है आपके बिल्स रिसीवेबल। फर्स्ट इज डेटर्स एंड सेकेंड इज बिल्स रिसीवेबल्स। इन दोनों को मिलाकर आपका ट्रेड रिसीवेबल्स बनता है। बट जब आप डेटर्स लिख रहे हैं, आपको दो चीज़ें लेस करनी होती हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मैंने आपको बताया था होता ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, लेकिन हम इसे डेटर में से माइनस करते हैं, डाउटफुल डेट्स। एंड सेकेंड, प्रोविजन फॉर
डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। दो प्रोविजन आपको डेटर्स में से माइनस करने, क्या क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो जब आप ये माइनस कर देंगे तब डेटर्स का आपका नेट अमाउंट आएगा, और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों का नेट अमाउंट ऐड कर कर ही आपका ट्रेड रिसीवेबल्स बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ बिल्स रिसीवेबल लिख रहे हैं तो आपको याद होगा चैप्टर 11th में आपने जब बिल्स का चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने बिल्स डिस्काउंटेड पढ़ा था। तो ध्यान रखिएगा बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्टिव बिल्स रिसीवेबल है, नॉट डिस्काउंटेड। जो बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट होते हैं वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में जाते हैं। बिल डिस्काउंटेड, यहीं पर ध्यान रखिएगा, बिल्स है तो एक है बिल्स डिस्काउंटेड, वो यहाँ नहीं जाएगा, वो जाता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी अभी हम पढ़ेंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस, तो आपको कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस दिया रहेगा, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, चेक्स या चेक्स इन हैंड। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप बैंक बैलेंस देखते हो, बैंक बैलेंस, यहाँ पर इसी बैंक बैलेंस में बैंक डिपॉजिट with less than 3 month maturity आएगा। बैंक डिपॉजिट विद लेस देन 3 months मेच्योरिटी यहाँ आएगा। मोर देन 3 months मेच्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा, ठीक है। बैंक बैलेंस में एक होगा कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है, उसमें आपका जाएगा बैंक डिपॉजिट विद लेस देन 3 month मेच्योरिटी। इसके बाद आप लिखेंगे अदर बैंक बैलेंस, और अगर यही डिपॉजिट मोर देन 3 month का होगा तो वो अदर बैंक बैलेंस में जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, कैश एंड बैंक बैलेंस में दो चीज़ें आएंगी। पहला कैश एंड बैंक, उसमें जाएगा कैश इन हैंड, चेक इन हैंड, बैंक बैलेंस, और बैंक डिपॉजिट विद लेस देन 3 month, वो बैंक बैलेंस में जाएगा। फिर आप आओगे अदर बैंक बैलेंस, अगर यही बैंक डिपॉजिट 3 month से ज़्यादा का होगा तो वो अदर बैंक बैलेंस में आएगा, ठीक। ये दोनों का कैलकुलेशन आप नोट्स में दिखाओगे, नोट्स में टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर तब आप यहाँ कैश और बैंक बैलेंस में डालेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी को भी शॉर्ट टर्म लोन दिया है विच इज़ लेस देन 12 month तो वो आपके शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा। और नेक्स्ट आ जाता है लास्ट में अदर करंट एसेट्स। तो अदर करंट एसेट्स मतलब कि अगर कोई चीज़ बाकी के में नहीं जा रहा है, बाकी करंट एसेट में नहीं जा रहा है तो वो अदर्स में जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम आपको, इंटरेस्ट रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल, ठीक है, या आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, जो आपके डिविडेंड थे वो आप आउटस्टैंडिंग अभी तक आपको मिले नहीं, अक्रूड है, तो भी वो अदर करंट एसेट में जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा एसेट्स का कॉलम, बहुत ही आसान, इजीली आप याद कर सकते हो। एक बार फिर से फटाफट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट, जिसमें आपको पहली हेडिंग जो लिखनी है वो लिखनी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट, ये मेन हेडिंग होगी, ठीक है। इसी के अंडर वाले सब हेड हैं। अगर मैं पूछूंगी मशीनरी कहाँ जाती है तो आप बोलोगे मेन हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट, सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें टैंजिबल एसेट्स जाएंगे, टैंजिबल, यहाँ पर टैंजिबल जाएंगे, पहले टैंजिबल वर्ड मेंशन होता था,
ठीक है, तो यहाँ पर टैंजिबल जाएगा। इसके बाद इनटैंजिबल एसेट्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म के नॉन करंट इनटैंजिबल एसेट्स, जैसे कि गुडविल, आपका ब्रांड नेम, आपका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस जो आपके हैं, ये सब आपके इनटैंजिबल एसेट्स में जाएंगे। इनको लिखना कैसे है? इनको सबसे पहले आप लिखोगे मशीनरी, फिर आप लिखोगे एड परचेजेस एंड देन लिखोगे लेस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, फिर इसका नेट अमाउंट निकलेगा। तो जितने एसेट आपको दिए आप सबका अलग अलग कैलकुलेट कर लोगे, नोट्स में दिखा दोगे और सबका अमाउंट का टोटल कर लोगे, तब यहाँ पर लिखोगे। ठीक, इसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये इन दोनों का वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक, इसमें कैलकुलेशंस नहीं होता, डायरेक्ट अमाउंट दिया रहता है। अगले हमें आ जाओ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स मोर देन 12 मंथ। फिर आ जाओ डेफर्ड टैक्स एसेट्स, मैंने आपको बताया था वेयर अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम, इट विल बी डेफर्ड टैक्स एसेट। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दिया है और वो लॉन्ग टर्म का मोर देन 12 मंथ है, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर नॉन करंट एसेट्स जैसे कि डिपॉजिट्स। इसके बाद आ जाओ करंट एसेट में सबसे पहले क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट्स, देन ट्रेड करंट इन्वेस्टमेंट्स, देन इन्वेंट्रीज। करंट इन्वेस्टमेंट में दो कौन सी आएंगी? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फिर आ गया इन्वेंट्रीज, क्या नहीं भूलना है हमको इन्वेंट्रीज में? स्पेयर्स, लूज टूल्स, स्पेयर्स एंड स्टोर्स, लूज टूल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब इन्वेंट्री हैं। स्टॉक इन्वेंट्री है, ठीक है। फिर आ जाओ ट्रेड रिसीवेबल्स में दो होते हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स में हमको डाउटफुल डेट लेस करना है और डिस्काउंट का प्रोविजन भी लेस करना है। अब बिल्स में हमें ध्यान रखना है कि बिल डिस्काउंटेड हमें यहाँ नहीं दिखाना है बिल्स रिसीवेबल में, वो मेरी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट आ जाओ कैश एंड बैंक बैलेंस में दो चीज़ें हैं कैश एंड बैंक बैलेंस में, एक तो कैश एंड बैंक बैलेंस, बैलेंस विद द बैंक, कैश इन हैंड, चेक इन हैंड, ये सब, और बैंक डिपॉजिट विद लेस देन 3 मंथ। अदर बैंक बैलेंस में बैंक डिपॉजिट मोर देन 3 मंथ आता है बट लेस देन 12 मंथ। उसके बाद आ जाए अदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब आपने एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दे दी है या कुछ भी है, वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाएगा। और अदर करंट एसेट्स जैसे रिसीवेबल्स, बिल्स नहीं, डिविडेंड रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, ये सब रिसीवेबल्स करंट अदर करंट एसेट्स में चले जाएंगे। तो ये है मेरा एसेट्स का कॉलम, बहुत ही छोटा है, ठीक है, और इसके कैलकुलेशंस भी जनरली कम ही होते हैं। अब आ जाते हैं बेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन में जो आपको पार्टनरशिप में कभी नहीं मिलता, मगर आपको कंपनीज की बैलेंस शीट में आपको स्पेसिफिकली उसको दिखाना रहता है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक है आपका जब आप नोट्स लिखेंगे ये चीज़ बैलेंस शीट में नहीं आएगी, बैलेंस शीट आपकी यहाँ पर ओवर। अब आपको पता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो फ्यूचर में अराइज हो सकती हैं, इसके लिए हम बैलेंस शीट के बाहर उसे दिखाते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट के बाहर उसे दिखाते हैं। तो अब जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो बैलेंस शीट के बाहर का आइटम है। सबसे पहला आइटम है आपका कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपके MCQ का, और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जब क्वेश्चन एक 6 मार्क्स का आता है तो उसमें एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज दे दी जाती है। जब आप सारे नोट्स बना लेंगे, मतलब आपने अदर करंट एसेट्स तक का नोट्स बना लिया, नोट्स टू अकाउंट हो गया, अब आपको कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का नोट बनाना है। उसी तरीके से एक और चीज़ आएगी, वो है कैपिटल कमिटमेंट, उसका भी आपको सिर्फ नोट बनाना है। ध्यान रखिए ये दोनों चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाएंगी, बैलेंस शीट के नीचे जब आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में दिखाएंगे।
एक है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और एक है कैपिटल कमिटमेंट। इसको याद करना पड़ेगा। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कैपिटल कमिटमेंट में 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली आता है। तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया वो है बिल्स डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल्स डिस्काउंटेड विद बैंक, ठीक है, ये जरूर बहुत ही कॉमन है। दूसरा है जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। प्रीवियस ईयर नहीं है, करंट ईयर है। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। क्यों? प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है बेटा? क्या होता है कि एक कंपनी है, उसने प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करने के बाद अब उसे डिविडेंड डिक्लेयर करना है। तो 31 मार्च हुआ, प्रॉफिट पता चल गया उसको, अब उसे डिविडेंड डिक्लेयर करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे देते हैं, लेकिन इसे अप्रूव करते हैं जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जनरल मीटिंग पहले बुलाई जाएगी, शेयर होल्डर से अप्रूव कराया जाएगा, तभी ये दिया जाता है, ठीक है, तभी ये पेबल बनता है। तो जब आपने बैलेंस शीट बनाई है 31 मार्च को, अब जनरल मीटिंग तो बाद में हो रही है, तो 31 मार्च को मैंने प्रपोज किया है कि मैं 2 रुपये डिविडेंड दूंगा। अभी तक मेरी कोई लायबिलिटी अराइज तो हुई नहीं है जब तक कि शेयर होल्डर्स हाँ ना कर दें। इसके लिए हम प्रपोज डिविडेंड को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं कि अगर शेयर होल्डर्स तैयार हो गए तो मुझे इतना डिविडेंड देना होगा। तो बहुत कॉमन 2 कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हैं, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर। इसके अलावा क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट, बहुत ही कॉमन है। क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज डेट मतलब कोई केस चल रहा है, क्लेम हो सकता है, अभी बना नहीं है, डेट अभी हुआ नहीं है, तो दैट इज क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट। और लास्ट में आता है गारंटी गिवन बाय कंपनी। कंपनी किसी के लिए गारंटर बन गई तो उसने गारंटी दी है, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अगर वो डिफॉल्ट कर गया तो हमारे ऊपर आ जाएगा। तो ये 4 है। क्या क्या है? बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, फिर क्या है प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर, फिर क्या है क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज दैट, और फिर क्या है गारंटी गिवन बाय कंपनी। ये सब आपके कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। नेक्स्ट आ जाओ कैपिटल कमिटमेंट में। ये कैपिटल कमिटमेंट का मतलब होता है अभी भी कुछ चीजें एज अ लायबिलिटी अराइज नहीं हुई हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अनकॉल्ड वैल्यू ऑफ पार्टली पेड शेयर्स। मतलब आपने शेयर होल्डर से 10 रुपये, एक शेयर की कीमत 10 रुपये होती है, आपने केवल 8 रुपये मंगाए हैं, अभी 2 नहीं मंगाए हैं, तो वो हो गया अनकॉल्ड वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स। अगर वो 2 रुपये भी मंगा लेंगे तो वो आपकी शेयर कैपिटल बन जाएगी, ठीक है। फिर आता है arrears of dividend on cumulative preference shares। यानी कि आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अभी तक डिविडेंड नहीं दिया, वो भी कैसे प्रेफरेंस शेयर्स है क्यूमुलेटिव, जिनका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहता है, एडअप होता रहता है, पाइलअप होता रहता है, तो वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो देना ही देना है। एक साल आपके पास पैसे नहीं है, अगले साल देना पड़ेगा, अगले साल पैसे नहीं है, उसके अगले साल देना पड़ेगा, तो वो डिविडेंड पाइलअप हो रहा है ना। तो अरियर्स ऑफ डिविडेंड, अभी प्रॉफिट तो है नहीं तो हम इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे, लेकिन अरियर्स है,
ठीक है। और लास्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी भी आपने एग्जीक्यूट ही नहीं किए, स्टार्ट ही नहीं किए, ठीक है, तो उसके लिए भी आप लाइबल हैं। ये है हमारा कंप्लीट बैलेंस शीट, जहाँ पर हमने पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज सीखी पहले पार्ट में, और अब हम दूसरे पार्ट में हमने सीखा एसेट्स और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कैपिटल कमिटमेंट्स, ठीक है। ये दोनों आपके एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके क्वेश्चन नंबर जो 6 मार्क्स का आता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। और इसका सीरियल ऑर्डर, अगर आपको लगता है कि आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं कि कैसे प्लेसमेंट होता है या कैसे कैलकुलेशन होता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व कर ज़रूर बताऊंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा स्टेटमेंट ऑफ इनकम से रिलेटेड, ठीक है। उसमें फॉर्मेटिंग कैसे होती है, बहुत ईजी है, क्योंकि अगला जो 2 चैप्टर हैं आपके, जिसमें है कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट, उसमें आपको पूरा फॉर्मेट बनाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अभी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये खुद भी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।